साथियों नमस्ते। तो आज हम चैप्टर 9 का पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं और इससे पहले के जितने भी पार्ट हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस जो है आराम से देखो। तो यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट है वो है गोलीय लेंस। अभी तक हम दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे, अब आ जाते हैं हम लेंस पे। और लेंस में हम क्या पढ़ रहे हैं? गोलीय लेंस। तो इसकी परिभाषा क्या है? दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, लेंस कहलाता है। यह कांच या प्लास्टिक का बना होता है। यानी हमें दो पृष्ठ लेने हैं और उन दोनों पृष्ठों को, जैसे मान लीजिए ये पृष्ठ नंबर 1 हो गया और ये पृष्ठ नंबर 2 हो गया, और दोनों ही पृष्ठ कैसे होने चाहिए? पारदर्शी होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? पारदर्शी। तो इन दोनों पृष्ठों को हम मिलाएंगे आपस में और दोनों ये कैसे है? पारदर्शी है। ठीक है। और या तो ये पहला पृष्ठ गोल हो या ये सेकंड वाला पृष्ठ गोल हो या दोनों पृष्ठ गोल हो, तब हम इसको क्या कहेंगे? गोलीय लेंस कहेंगे। परिभाषा याद हो गई? दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, लेंस कहलाता है। ठीक है। फिर जो गोलीय लेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। होते तो बहुत सारे हैं, जो हमें यहाँ पढ़ने हैं वो है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो चलो इनकी भी परिभाषा हम समझ लेते हैं कि ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या होता है। तो उत्तल लेंस वह लेंस जो किनारों से पतला तथा बीच में से मोटा हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल परिभाषा है। ऐसा लेंस जो किनारों से तो हो पतला, देखो ये किनारे कैसी है? पतली है, और बीच में से ये कैसा है? मोटा है। तो ऐसा लेंस जो किनारों से पतला हो, बीच में से मोटा हो, ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरणों के अपवर्तन के बाद उन्हें एक बिंदु पर एकत्रित करता है ना। इन्हें हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब, अब देखो ये कैसा माध्यम है? एक पारदर्शी माध्यम है। तो यहाँ जब प्रकाश की किरणें आपतित होगी, जब उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें आपतित होगी, ठीक है, तो अब यहाँ परावर्तन नहीं हो रहा है। दर्पण में परावर्तन होता था, अब यहाँ अपवर्तन होगा क्योंकि यहाँ प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। तो दूसरे माध्यम में जा रही है तो उसका क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। तो जब अपवर्तन होगा तो ये प्रकाश की किरण जो है इस बिंदु से होकर गुजरेगी। इसे हम फोकस बिंदु भी कहते हैं। अब ऐसी ऐसी बहुत सारी अगर हम प्रकाश की किरणें गुजरेंगे तो सारी बिंदु जो है, सारी किरणें जो है अपवर्तन के बाद इसी बिंदु से होकर गुजरेगी। अब क्योंकि ये सभी किरणों को एक बिंदु से होकर गुजार रहा है, सभी किरणों को पास में लेके आ रहा है, इसीलिए इस लेंस को हम क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस कहेंगे। जबकि हमने दर्पण के बारे में जो पढ़ा था, उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण, तो वो कैसा था? वो आपका अपसारी दर्पण था। क्या था? अपसारी दर्पण था, क्योंकि वो किरणों को फैलाता था, है ना। लेकिन लेंस में क्या होता है? लेंस में दर्पण का उल्टा होता है। उत्तल लेंस में ये किरणों को पास पास में लेके आता है, एक बिंदु पर एकत्रित करता है, इसलिए इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है अवतल लेंस। तो वह लेंस जो किनारों से मोटा व बीच में से पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। अब ये अवतल लेंस क्या होता है? तो देखो इसमें अवतल लेंस जो है कुछ इस प्रकार का होता है। अभी देखो किनारों से तो कैसा है? मोटा है, और बीच में से कैसा है? पतला है। तो इस प्रकार के लेंस को हम क्या कहेंगे? अवतल लेंस कहेंगे। और अवतल लेंस के बारे में यहाँ लिखा है, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि ये किरणों के अपवर्तन के बाद फैलती है। यानी प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद क्या करती है? फैलती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया, क्या हो गया? अवतल लेंस हो गया, और ये हमारा हो गया मुख्य फोकस। अगर प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित होती है, ठीक है, तो अपवर्तन के बाद वो क्या करती है? फैलती है। इस प्रकार से फैल जाएगी, दूर दूर चली जाएगी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये जो अपवर्तित किरण है उसको पीछे की ओर मिलाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर फोकस बिंदु पर ये मिलेगी। ठीक है। तो ये किरणें हमें को मिलती हुई प्रतीत होती है, जबकि ये दूसरी साइड में क्या होती है? फैल जाती है। तो क्योंकि ये दूर दूर चली जाती है, किरणें फैल जाती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है। अब
क्या लेंस केवल दो ही है, इसके अलावा भी लेंस हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। देखो लेंस की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम। ठीक है, तो दो पृष्ठ कैसे हो सकते हैं? तो हो सकता है कि दोनों पृष्ठ गोलीय हो। ठीक है, तो ये पृष्ठ भी गोलीय है, ये पृष्ठ भी गोलीय है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, उभयोत्तल लेंस कह सकते हैं। उभयोत्तल, ठीक है, यानी उभय मतलब उभयनिष्ठ और उत्तल मतलब दोनों उत्तल लेंस है, यानी दोनों उत्तल लेंस है। ठीक है, फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक लेंस तो आपका समतल आ जाए और दूसरा लेंस जो है आपका उत्तल आ जाए, तो इसको हम कहेंगे समतोत्तल, समतोत्तल लेंस। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक पृष्ठ आपका जो है कैसा आ जाए, अवतल आ जाए, और दूसरा पृष्ठ जो है वो आपका कैसा आ जाए, उत्तल आ जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, अवतोत्तल, अवतोत्तल लेंस। ठीक है, अवतोत्तल लेंस। तो ये आपके सभी में देखो एक उत्तल लेंस कॉमन है, तो ये उत्तल लेंस के प्रकार हो सकते हैं। किसके प्रकार हो सकते हैं? उत्तल लेंस के प्रकार हो सकते हैं। हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें उभयोत्तल के बारे में पढ़ना है। फिर इसी प्रकार अवतल के लेंस भी हो सकते हैं। तो अवतल लेंस में कौन सा लेंस हो सकता है? तो सबसे पहले उभयातल हो सकता है, यानी दोनों पृष्ठ जो है वो अवतल हो, ये पृष्ठ भी अवतल हो, ये पृष्ठ भी अवतल हो, तो इसको कहेंगे उभयावतल, उभयावतल लेंस। ठीक है, फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक पृष्ठ का लेंस जो है वो समतल हो और दूसरा पृष्ठ जो लेंस है वो हमारा कैसा हो, अवतल हो, तो इसको हम कहेंगे समतावतल, समतावतल लेंस, यानी ये समतल हो गया और ये अवतल हो गया। फिर उत्ताला अवतल भी हो सकता है, जैसे एक लेंस तो हमारा क्या हो गया, उत्तल हो गया, ये उत्तल लेंस हो गया, और ये वाला लेंस जो है आपका कैसा हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो उत्तल हो गया, ये अवतल हो गया, तो इसे हम कह सकते हैं उत्तलावतल, उत्तलावतल लेंस। ठीक है, तो ये हमारे लेंस के प्रकार हो गए। ठीक है, ये सारे कैसे लेंस है, ये अवतल लेंस के प्रकार है। तो कुल 6 लेंस हो सकते हैं, लेकिन हमें अभी फिलहाल उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में पढ़ना है। दोनों उभय है ना, दोनों में पृष्ठ सेम है। ठीक है, अब है मुख्य परिभाषाएं। तो जो हमने दर्पण के केस में मुख्य परिभाषाएं पढ़ी थी और याद कर ली थी, वही परिभाषाएं यहाँ भी है, बस थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेंस के वक्रता केंद्र के बारे में। तो देखो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, जैसे अगर मैं उत्तल लेंस की बात करूँ, तो उत्तल लेंस में देखो कितने उत्तल लेंस के पृष्ठ है, 2 पृष्ठ है। तो अगर मैं इस पृष्ठ की बात करूँ तो ये इस साइड में क्या बना रहा है, एक गोला बना रहा है, और इस लेंस की बात करूँ तो ये इस साइड में क्या कर रहा है, एक गोला बना रहा है। अब इस गोले का जो केंद्र होगा उसको हम इसका क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे, और इस लेंस का जो गोला होगा और इसका केंद्र जो होगा उसको भी हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। इसको C1 कहेंगे, इसको C2 कहेंगे। बात समझ में आ गई? गोले का जो केंद्र होगा वही इस उत्तल लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। अब परिभाषा क्या है, गोलीय लेंस यानी गोला का केंद्र, वक्रता केंद्र C कहलाता है। इसे हम C1 C2 से लिखते हैं, यानी एकदम शॉर्ट परिभाषा मैंने बना दी है। ठीक है, गोलीय लेंस और उसको हमने क्या मान लिया, गोला मान लिया, तो गोलीय लेंस गोला का केंद्र वक्रता केंद्र C कहलाता है। अब यहाँ क्योंकि 2 गोले बनेंगे तो इसे हम C1 और C2 से लिखते हैं। बात समझ में आ गई? फिर अगली परिभाषा, वक्रता त्रिज्या। तो लेंस जिन गोलों का भाग है उनकी त्रिज्या, लेंस की वक्रता त्रिज्या R कहलाती है। इन्हें R1 और R2 से लिखते हैं। तो देखो लेंस जिन गोलों का भाग है, जैसे अगर मैं इस लेंस की बात करूं तो ये इस गोले का भाग है, तो इस गोले की त्रिज्या तो ये होगी R1। ठीक है, और इस गोले की त्रिज्या हम यहाँ से ले सकते हैं, ये क्या हो गई, R2। ठीक है, तो लेंस जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। फिर है मुख्य अक्ष। तो किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी इन वक्रता केंद्रों को हम मिलाएंगे, जैसे ये हमारा हो गया उत्तल लेंस। ठीक है, इसका वक्रता केंद्र C1 यहाँ है, इस लेंस का वक्रता केंद्र C2 यहाँ है। इन दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा, यानी कल्पना करेंगे हम इस रेखा की, उसको हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। फिर उसके बाद जो अगली परिभाषा है वो है मुख्य अक्ष हो गया,
प्रकाशिक केंद्र, अगली परिभाषा किसकी है? प्रकाशिक केंद्र की। तो प्रकाशिक केंद्र है लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे हम ओ से लिखते हैं। यानी कि यहाँ पर जो हमने ये मुख्य अक्ष बनाया है, तो इस मुख्य अक्ष पर यहाँ पर एक ऐसा बिंदु होगा जहाँ से अगर कोई भी प्रकाश की किरण आपतित होगी तो अपवर्तन के बाद वो मुड़ेगी नहीं, सीधी निकल जाएगी। बिल्कुल भी मुड़ेगी नहीं, वो कैसी करेगी? सीधी निकल जाएगी। आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों एक ही सीध में होगी। बात समझ में आ गई? तो ये जो बिंदु होगा, इस बिंदु को हम कहेंगे प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। फिर देखो अगला पॉइंट, मुख्य फोकस। तो लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, तो वह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे हम F1 और F2 से भी लिखते हैं। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको अच्छे से समझना। तो यहाँ पर मैंने ये बना दिया उत्तल लेंस, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? मुख्य फोकस हो गया। तो इस मुख्य फोकस के समानांतर अगर कोई प्रकाश की किरण लेंस पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद में ये आपके प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरेगी उसको हम मुख्य फोकस F कहेंगे। अब लेंस के केस में क्योंकि दो गोले बन रहे हैं, इसलिए इसमें दो फोकस बिंदु होंगे। इसे हम F1 कहेंगे और इसे हम F2 कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन और आई है कि वह बिंदु लेंस से मुख्य फोकस कहलाता है। यहाँ पर देखो, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है। तो ये देखो दोनों लाइनें क्या कहना चाहती है। एक तो यहाँ पर देखो ये प्रकाश की किरण यहाँ आकर मिल रही है, इस बिंदु पर आकर मिल रही है, तो यहाँ पर तो ये प्रकाश की किरण मिल रही है, लेकिन आती हुई प्रतीत होती है तो वो होगा अवतल दर्पण के केस में। तो अवतल दर्पण के केस में क्या होगा भाई? देखो अब ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। अब प्रकाश की किरण यहाँ पर क्या हो रही है? आपतित हो रही है। अपवर्तन के बाद ये फैल जाएगी, यानी इधर चली जाएगी। अब इसका मुख्य फोकस कहाँ होगा? तो इसको हम पीछे की ओर खींचेंगे। पीछे की ओर खींचेंगे तो ये मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि इसको हमने पीछे की ओर खींचा है। तो हमें यहाँ पर क्या शब्द यूज करना है? मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। तो पूरी परिभाषा क्लियर हो गई। चलो अगली जो डेफिनेशन है वो है फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी क्या होती है? लेंस के मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी F कहा जाता है। यानी कि जो हमने उत्तल लेंस के बारे में पढ़ा है, ये हमारा क्या हो गया भाई? ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। ये हो गया मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया? मुख्य फोकस हो गया। अब मुख्य फोकस और ये प्रकाशिक केंद्र है, तो मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की ये जो दूरी है, इसे हम फोकस दूरी F से लिखते हैं। इसे हम फोकस दूरी F से लिखते हैं, ठीक है। चलो फिर है फोकस तल। तो मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो फोकस बिंदु से गुजरता है फोकस तल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये फोकस तल क्या होता है? तो मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो फोकस बिंदु से गुजरता है, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है। इस मुख्य बिंदु यानी मुख्य फोकस बिंदु पर हमें एक काल्पनिक तल की कल्पना करनी है, और ये जो तल होगा यहाँ पर ऐसे सीधा होगा, 90 डिग्री पर होगा, ठीक है, एकदम सीधा 90 डिग्री का कोण बनाएगा, एक काल्पनिक तल होगा ये। तो इस तल को हम क्या कहेंगे? इस तल को हम कहेंगे मुख्य फोकस तल। तो ये हो गई हमारी मुख्य मुख्य परिभाषाएं। अब आगे हम इसके नियम पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें दो किरणों से इनके जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं उनको हमें बताना पड़ेगा। तो दो किरणों के माध्यम से बनने वाले प्रतिबिंब के लिए हमें 3 नियम आने बहुत आवश्यक है। पहला नियम क्या है? पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो मुख्य फोकस की जो परिभाषा है वही चीज है। देखो हमने
पहले भी ये पढ़ा है कि देखो ये हमारा हो गया लेंस। अगर कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समानांतर लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद वो फोकस से गुजरती है। ये पहला नियम हो गया, या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। दूसरा नियम क्या है? लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। ये भी हमने पढ़ लिया था कि अगर कोई प्रकाश की किरण जो है प्रकाशीय केंद्र पर पड़ती है, जैसे ये हमारा लेंस हो गया और ये प्रकाशीय केंद्र हो गया, और प्रकाश की किरण अगर यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरेगी तो अपवर्तन के बाद ये बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। ठीक है, सीधी गुजर जाएगी मतलब। फिर तीसरा नियम है, मुख्य फोकस से लेंस पर आपतित किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी अगर कोई लेंस हम ले रहे हैं और इस लेंस की यह हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, और कोई प्रकाश की किरण यहाँ मुख्य फोकस से लेंस पर आपतित हो रही है। यहाँ पर देखो ये मुख्य फोकस से कहाँ आपतित हो रही है, लेंस पर आपतित हो रही है, तो अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 नियम आपको याद रखने हैं। अगर ये 3 नियम आप याद कर लोगे तो हम उत्तल और अवतल लेंस से जितने भी प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है वो बड़ी आसानी से समझ लेंगे। तो देखो पहले हम प्रतिबिंब निर्माण करेंगे और उत्तल लेंस से करेंगे। अब हमें पता है कि वस्तु की अलग अलग स्थिति पर प्रतिबिंब भी अलग अलग बनता है ना। जब वस्तु अनंत पर होगी तो वस्तु कहाँ बनेगी, उसकी प्रकृति क्या होगी, वो सभी चीज़ें हमें सीखनी है। उससे पहले जो हम लेंस से प्रतिबिंब निर्माण करेंगे उसमें हमें क्या माप है जो ध्यान रखना है ताकि हमारा चित्र सही बने। ठीक है, तो वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, मुख्य अक्ष बनानी है, और मुख्य अक्ष जो है वो 13 सेंटीमीटर से ज़्यादा बनानी है। ठीक है, 13 सेंटीमीटर से ज़्यादा बनानी है। तो यहाँ पर मैं एक मुख्य अक्ष खींच रहा हूँ जो 15 सेंटीमीटर तक है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 7 सेंटीमीटर पर एक बिंदु बनाना है। 7 सेंटीमीटर पर ये हमारा क्या होगा, प्रकाशीय केंद्र होगा। ये हमारा क्या हो गया, प्रकाशीय केंद्र हो गया। अब अगर मैं वक्रता केंद्र की बात करूं तो वक्रता केंद्र क्या होता है, वो गोले का एक भाग होता है। गोले का क्या होता है, एक भाग होता है। तो अगर यहाँ पर मैं इस गोले का जो केंद्र होता है वो अगर मुझे बनाना है तो ये हमारा पॉइंट क्या है, ये हमारा प्रकाशिक पॉइंट है ना। तो प्रकाशिक पॉइंट है, इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, है ना। और यहाँ से यहाँ तक ये हमारी क्या हो गई भाई, ये हमारी त्रिज्या हो गई, यानी वक्रता केंद्र हो गया। यहाँ पर वक्रता केंद्र हो गया। अगर इसको अगर मैं मापूं, ठीक है, तो इसकी माप कितनी आ रही है, लगभग 5.2 सेंटीमीटर आ रही है। लगभग कितनी आ रही है, 5.2 सेंटीमीटर। और कितने प्रकाशिक केंद्र होंगे, 2 प्रकाशिक केंद्र होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 5.2 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक भी हम 5.2 पर एक प्रकाशिक केंद्र बना लेते हैं। सॉरी, प्रकाशिक केंद्र नहीं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये भी हमारा वक्रता केंद्र हो गया, ये भी हमारा वक्रता केंद्र हो गया। अब हमें फोकस बिंदु बनाना है। तो हमेशा ध्यान रखना, वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या का जो आधा होता है वो आपका फोकस बिंदु होता है। तो 5.2 का अगर मैं आधा करूँगा, 5.2 का अगर मैं आधा करूँगा तो आएगा 2.6। तो 2.6 यहाँ पर 2.6 है ना। 5.2 का मैंने आधा कर दिया तो ये हो गया 2.6। तो ये तो हो गया हमारा वक्रता केंद्र C1, ये हो गया हमारा फोकस बिंदु F1। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी हमें 2.6 का एक बिंदु बनाना है। तो ये हो गया 2.6। ठीक है, ये हो गया हमारा F2, क्योंकि ये फोकस बिंदु है तो F2, और ये C2। अब हम क्या करते हैं, देखो इस C1 को हम जो है F2F1 भी लिखते हैं। 2F1 क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखो दो फोकस दूरी मिलकर क्या बनता है, वक्रता केंद्र बनता है। तो इसको मैं 2 से गुणा करके F1 भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं 2F2 भी लिख सकता हूँ। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है, तो इसके बाद जो है हमें इस प्रकाशिक केंद्र O से 5 सेंटीमीटर की एक लंबवत रेखा खींचनी है। तो देखो यहाँ पर मैं आ गया 2.5 पर, है ना, यानी कि 5 का आधा। तो यहाँ 2.5 से
2.5 पर ये हमारा बिंदु है। अब 0 से मैं कहाँ जा रहा हूँ, 5 पर जा रहा हूँ, तो ये मुझे पूरी एक 5 सेंटीमीटर की खड़ी लाइन मिल गई। ठीक है, और इस पर मुझे क्या बनाना है, लेंस बनाना है। तो लेंस बनाने के लिए इस पॉइंट को आपको सीधा चंदे की सहायता से इस पॉइंट से मिलाना है, और इस पॉइंट को यानी ऊपर वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से मिलाना है, और इस प्रकार हमें क्या करनी है, एक उत्तल लेंस का निर्माण करना है। तो ये आपको माप ध्यान होना चाहिए। क्या ध्यान होना चाहिए, सबसे पहले आपको 13 सेंटीमीटर से ज़्यादा मुख्य अक्ष बनानी है। 7 सेंटीमीटर आपको प्रकाशीय केंद्र O बनाना है। फिर इस बिंदु से यहाँ तक 5.2 की दूरी पर आपको वक्रता केंद्र C1 बनाना है। फिर इसका आधा करना है, यानी कि 2.6 सेंटीमीटर पर आपको F1 बनाना है। फिर यहाँ पर भी आपको प्रकाशीय केंद्र से C2 तक 5.2 सेंटीमीटर की आपको यहाँ पर लाइन बनानी है, और बीचों बीच में यानी 2.6 सेंटीमीटर आपको फोकस बिंदु F बनाना है। ठीक है, और ये आपकी लेंथ कितनी है, टोटल 5 सेंटीमीटर की है, और ये चंदे की सहायता से आपको लेंस बनाना है। तो ये माप आपको अगर समझ में आ गया तो आपके प्रतिबिंब निर्माण जो है वो बड़ी आसानी से हो जाएंगे। तो चलो अब हम प्रतिबिंब निर्माण करते हैं। अब देखो ये हमारा हो गया उत्तल लेंस, और यहाँ पर देखो सारे पॉइंट मैंने बना रखे हैं। तो ये हो गया हमारा प्रकाशीय केंद्र O, ये हो गया हमारा फोकस बिंदु F1, ये फोकस बिंदु F2, ये हमारा वक्रता केंद्र क्या है, C1 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2F1 लिख सकते हैं, और इसको हम 2F2 लिख सकते हैं, यानी ये C1 है और ये C2 है, इसका ध्यान रखना। अब यहाँ हमें बनाना है वस्तु, तो वस्तु भी हमें 2 सेंटीमीटर की बनानी है। अच्छा, अब क्योंकि हमारी वस्तु कहाँ है, अनंत पर है। कहाँ पर है, अनंत पर। तो यहाँ अनंत से जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो कहाँ से गुजरेगी भाई, फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो चलो हम इस पर ऊपर की तरफ 2 प्रकाश की किरणें समांतर मुख्य अक्ष के और 2 प्रकाश की किरणें समांतर नीचे की ओर बना लेते हैं। ये किरणें कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है। कहाँ से आ रही है, अनंत से। अब देखो हमने क्या पढ़ा कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद वो सभी किरणें कहाँ से गुजरेगी भाई, फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो अब ये देखो इसका अपवर्तन हो रहा है, यानी अपनी प्रकाश की किरण जो है मुड़ रही है, और मुड़ रही है तो कहाँ से गुजरेगी, मुख्य अक्ष से होकर गुजरेगी। ये देखो मुख्य अक्ष के अक्ष से होकर गुजर रही है, सॉरी फोकस बिंदु से होकर गुजर रही है। तो ये सारी किरणें आपको फोकस बिंदु से होकर गुजारनी है ना। ये सारी आपकी अपवर्तित किरणें हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि जब वस्तु अनंत पर हो और उस सभी प्रकाश की किरणें जो वस्तु से आ रही है वो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो अपवर्तन के बाद वो सारी मुख्य फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। इस केस में हमारा प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। अब यहाँ पर देखो प्रतिबिंब जो बन रहा है उस प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहली जो विशेषता है कि इसका जो आकार है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। कितना छोटा है, तो भाई वो बिंदु जैसा है। कितना है, बिंदु जैसा है, इतना छोटा है। दूसरी चीज है कि क्योंकि ये हमारे प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पर मिल रही है, तो जब भी हमारा मिलना शब्द आता है, ठीक है, जब भी हमारा मिलना शब्द आता है तब हमारा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, इसका मतलब इसको पर्दे पर हम ले सकते हैं। तीसरी चीज हमें क्या समझ में आ रही है कि जो अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही है उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो उसका प्रतिबिंब जो है वो मुख्य फोकस पर बन रहा है, मुख्य फोकस पर बन रहा है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमें समझ में आ गई कि हमारे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। अच्छा, मुख्य फोकस पर कौन सा मुख्य फोकस है, तो आपको ये भी बताना है F2 पर बनेगा, है ना। ये इसका एड्रेस हो गया। अब हम दूसरी स्थिति लेते हैं, यानी कि जब हमारी वस्तु अनंत पर ना हो और इस 2F यानी कि वक्रता केंद्र के परे हो, यानी इस साइड में कहीं पर हो,
तब हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा और उसकी क्या प्रकृति होगी, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सारा माप मैंने पहले ही ले लिया है, और यहाँ पर इसकी जगह पर जब वस्तु 2f1 से परे हो, ठीक यही है ना, 2f1 से परे हो, तो यहाँ पर देखो ये हमारा क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र O हो गया, ये F1 हो गया, ये 2f1 हो गया, ये हमारा फोकस बिंदु F2 हो गया, और ये क्या हो गया, 2f2 हो गया। अब हमारी वस्तु कहाँ है, 2f1 से परे है, यानी इससे थोड़ी दूर है। तो इससे थोड़ी दूर है तो हमें वस्तु बनानी पड़ेगी। तो वस्तु हमें 2 सेंटीमीटर की बनानी है। तो यहाँ मैंने वस्तु ये बना ली 2 सेंटीमीटर की। और वस्तु हमेशा कैसी होती है, सीधी होती है। अब यहाँ से प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होकर कहाँ जाएगी, लेंस तक जाएगी। तो यहाँ पर मैंने मुख्य अक्ष के समांतर जो है, यहाँ देखो मुख्य अक्ष थोड़ा हमारा टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसको भी हमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ही लेना है, ठीक है। चलो ये हमारी हो गई आपतित किरण, ठीक है। अब हमने नियम पढ़ा था कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। तो इसका अब अपवर्तन हुआ और ये कहाँ से गुजर गई, फोकस बिंदु से होकर गुजर गई। दूसरा नियम हमने क्या पढ़ा कि अगर प्रकाशिक केंद्र से कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ वस्तु को इस प्रकाश की किरण को कहाँ से गुजारेंगे, अब हम गुजारेंगे प्रकाशिक केंद्र से। तो ये देखो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर गई, ठीक है। तो अब हमारा जो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, तो वो हमारा प्रतिबिंब देखो दोनों ये प्रकाश किरणें कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, ठीक है। और वो कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये प्रकाश की किरण दोनों मिल रही है। तो मिल रही है तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है। और कहाँ बन रहा है, तो ये F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें वस्तु कहाँ पर है, जब वस्तु 2f1 पर हो या 2f1 से परे हो तो हमारा जो प्रतिबिंब है उसकी क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहली विशेषता ये है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो F2 व 2f2 के बीच में बन रहा है, ठीक है। दूसरा कैसा बन रहा है, तो वास्तविक और उल्टा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि प्रकाश की किरण मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही, प्रतीत होती तो सीधा बनता और आभासी बनता। अब मिल रही है तो वास्तविक और उल्टा बन रहा है। तीसरा भाई ये इसका देखो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हम कहेंगे वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो ये इसकी 3 विशेषताएं हो जाएगी प्रतिबिंब की, ठीक है। अब हम तीसरी स्थिति लेते हैं, यानी जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर हो, यानी 2f1 पर हो। तो यहाँ पर हम पहले तो यहाँ ये हो गया हमारा प्रकाशिक केंद्र, ये हो गया F1 और ये हो गया 2f1, ये हो गया F2 और ये हो गया 2f2। सबसे पहले हमें वस्तु को कहाँ रखना है, 2f1 पर, यानी यहाँ पर, और कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारी होगी वस्तु जो कि कैसी है, सीधी है। अब हम प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का प्रयोग करके, यानी पहला नियम तो क्या कहता है कि प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर है, प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो अपवर्तन के बाद वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम, अगर प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी तो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। तो अब बिना मुड़े इसको सीधा निकाल दो, तो देखो ये बिना मुड़े सीधी निकल गई। अब दोनों कहाँ कट रही है भाई, यहाँ पर कट रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, वो आपका 2f2 पर बन रहा है। यानी इधर वक्रता केंद्र से प्रकाश किरणें निकल रही है, यहाँ वस्तु है वक्रता केंद्र पर, तो दर्पण के पीछे जो वक्रता केंद्र है वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। ये सीधा है और ये उल्टा है। तो पहली विशेषता तो क्या हो गई, पहली विशेषता हो गई कि जब वस्तु हमारी 2f1 पर हो तो हमारा प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब
2f2 पर बनेगा। ठीक है। दूसरा कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि ये किरणें मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, मिल रही है। तीसरा कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, वस्तु के बराबर बनेगा। देखो यहाँ 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर है, तो वस्तु जितना वस्तु का आकार है उसके आकार का ही प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हो जाएगा जब वस्तु 2f1 पर हो। फिर देखो अगली स्थिति क्या हो सकती है। अब हमें वस्तु लेनी है इन दोनों के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। तो पहले तो हम नाम दे देते। देखो ये हो गया हमारा प्रकाशिक केंद्र, ये हो गया हमारा f1, ये भी f1 लेकिन दुगना, ये f2, ये भी f2 लेकिन दुगना। ठीक है। अब हमारी वस्तु हमें कहाँ लेनी है, इन दोनों के बीच में लेनी है। और कितनी लेनी है, 2 सेंटीमीटर की। तो चलो बीचों बीच में ले लेते हैं हम, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। वस्तु कैसी है, सीधी है। अब मुख्य अक्ष के समांतर जो है हम प्रकाश की किरण को गुजारेंगे। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही है। अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो ये हो गया पहला नियम। दूसरा, प्रकाश की किरणें अगर कहाँ से गुजरे भाई, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरे तो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। अब देखो ये दोनों प्रकाश की किरण कहाँ पर एक दूसरे से मिल रही है, इस बिंदु पर। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें जो है प्रतिबिंब मिलेगा। कैसा मिलेगा, उल्टा मिलेगा। ठीक है। इसको थोड़ा मैं आगे की ओर बढ़ा देता हूँ। अब इसकी क्या क्या विशेषता है देखो। सबसे पहले हमारी वस्तु कहाँ है, 2f2 और f1 के बीच में। यहाँ पर 2f1 कर देना। तो 2f1 और f1 के बीच में है। तो अगर इन दोनों के बीच में है तो वस्तु कहाँ बन रही है, तो वस्तु हमारी बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है 2f2 से परे। 2f2 से परे बन रहा है प्रतिबिंब। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, वास्तविक और उल्टा है। वास्तविक और उल्टा है। तीसरी चीज क्या है, तो तीसरी चीज यहाँ है वस्तु से बड़ा है। देखो वस्तु का आकार जो है और प्रतिबिंब का जो आकार है, दोनों की तुलना करो, कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है। तो ये इसकी विशेषताएं हो जाएगी। अब हम इस वस्तु को और आगे ले जाते हैं, यानी f1 पर लेके आते हैं। तो f1 पर अगर लेके आएंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा। देखो तो ये तो हमारा हो गया f1। ठीक है। ये भी हो गया f1 लेकिन दुगना, ये f2, ये भी f2 लेकिन दुगना। ठीक है। अब हमारी वस्तु कहाँ है भाई, अब हमारी वस्तु जो है वो फोकस बिंदु पर है, f1 पर है। तो 2 सेंटीमीटर की हम वस्तु बना लेते हैं। अब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ये लेंस पर आपतित होगी। तो कहाँ से गुजरेगी भाई, तो ये गुजरेगी फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, ये गुजर गई। ठीक है। अब दूसरा नियम क्या था कि प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी तो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। तो मैं बिना मुड़े सीधी निकाल देता हूँ। अब आप क्या देख रहे हो, अब आप देख रहे हो कि दोनों जो ये हमारी प्रकाश की किरणें हैं वो समांतर है ना, समांतर है। तो समांतर जब प्रकाश किरणें होती है तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है ना, प्रतिबिंब बहुत ज़्यादा बड़ा बनता है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब वस्तु हमारी f1 पर होगी तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हमारा जो प्रतिबिंब है, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्रकाश की किरणें समांतर हो गई, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, इस केस में वस्तु बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर। दूसरी चीज वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। और तीसरी बात क्या हो जाएगी, वस्तु से बहुत अधिक बड़ा होगा, बहुत बड़ा। ठीक है, बहुत अधिक बड़ा होगा। तो ये इसकी विशेषताएं हो जाएगी। अब हम छठा केस लेते हैं जो थोड़ा अलग है ना। छठे केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें नाम देना है। ये हो गया O, ये हो गया F1, ये भी हो गया F1 लेकिन दुगना, ये F2, ये भी F2 लेकिन दुगना। अब वस्तु हमें कहाँ लेनी है, तो अब वस्तु हमें O और F1 के बीच में लेनी है ना। यहाँ पर देखो वस्तु F1 और O के मध्य। तो हम एक काम करते हैं,
यहाँ वस्तु थोड़ी छोटी ले लेते हैं, है ना, 1.5 सेंटीमीटर की ले लेते हैं, ठीक रहेगा। ये मैंने ले ली 1.5 सेंटीमीटर की वस्तु सीधी। अब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी भाई, फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। अब मैं क्या करूँगा, इसके पीछे भी डॉट डॉट लाइन बना दूंगा, क्योंकि ये प्रकाश की किरण मिलती हुई प्रतीत होगी, इसका थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब एक प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी भाई, अब एक प्रकाश की किरण जो है वो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी और बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। तो ये बिना मुड़े सीधी निकल गई। अब देखो ये दोनों प्रकाश की किरणें समांतर नहीं है, तो इसका मतलब ये पीछे की ओर कहीं ना कहीं मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी। तो हम ये डॉट वाली लाइन बना देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो कटेगी और मिलती हुई प्रतीत होगी, है ना। तो अब यहाँ पर इसको हम ये देखो ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब ये F2 F1 के पीछे भी हो सकती है, आगे भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है और वस्तु से बड़ी होगी। और जो चीज़ हमें मिलती हुई प्रतीत होती है, जो चीज़ मिलती हुई प्रतीत होती है उसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है ना। तो यहाँ पर इसकी क्या विशेषता हो गई, पहली विशेषता तो हो गई कि जो प्रतिबिंब है, ठीक है, वो कैसा बनेगा, वो आभासी और सीधा बनेगा, आभासी व सीधा बनेगा। एक तो ये बात हो गई। और किधर बनेगा, तो दूसरा केस हो जाएगा जिस तरफ वस्तु है, जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा होगा, तो वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है। ये इसकी विशेषताएं हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको उत्तल लेंस से सारे प्रतिबिंब बनाने आने चाहिए। अब हम अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब निर्माण है वो समझेंगे। इसमें केवल दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति क्या है, जब हमारी वस्तु अनंत पर हो, यानी अनंत से प्रकाश की किरणें जब अवतल दर्पण से टकराएगी, यानी अवतल दर्पण पर आपतित होगी। मान लीजिए ये हमारी प्रकाश किरण है जो कहाँ पर आपतित हो रही है, अवतल दर्पण पर आपतित हो रही है। तो अपवर्तन के बाद जो है वो क्या होगी, यहाँ से दूर हटेगी, यानी कि फैल जाएगी, यहाँ से क्या करेगी, फैल जाएगी। और हमें ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश की किरण जो है फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, यानी कि ये हमारी आपतित प्रकाश किरण हो गई और ये अपवर्तित किरण हो गई, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि ये पीछे की ओर, देखो थोड़ा ध्यान देना, ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है, ये फोकस बिंदु से आ रही है ना, यानी कि फोकस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। ये आपकी आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण। लेकिन जो अपवर्तित किरण होगी वो फोकस बिंदु से गुजरती हुई हमें प्रतीत होगी। और जब प्रकाश किरणें फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है तब हमारा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। चलो अब ये तो हो गई पहली किरण। दूसरी किरण हम नीचे की ओर से गुजार देते हैं, ठीक है। ये किरण हमारी क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है, ये हो गई आपतित किरण। और अपवर्तन के बाद क्या होगा, अपवर्तन के बाद ये जो प्रकाश की किरण है वो फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होगी, गुजरेगी नहीं, गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो देखो ये तो हो गई हमारी अपवर्तित किरण जो इधर जा रही है, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि ये फोकस बिंदु से गुजरती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। तो अब हमें यहाँ पर देखो तीन प्रकृति इसकी बतानी है। पहली बात तो क्या हो गई कि जो वस्तु, जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार बहुत छोटा होगा, है ना। आकार कैसा होगा, आकार बहुत छोटा होगा, किसका, प्रतिबिंब का। और कैसा होगा, बिंदु स्वरूप होगा, बिंदु स्वरूप, बिंदु के समान इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। दूसरी इसकी विशेषता क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की किरणें जो है फोकस बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए इसकी जो प्रकृति है वो आभासी यानी कि काल्पनिक व सीधा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और कहाँ बन रहा है ये प्रतिबिंब, तो ये फोकस बिंदु पर बन रहा है ना। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस बिंदु पर बनेगा। तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। अब इसमें जो दूसरी स्थिति है
वो है जब हमारी वस्तु अनंत तथा ओ का मतलब प्रकाशिक केंद्र, इसके बीच में हो। तो यहाँ हम एक काम करते हैं, ये हो गया हमारा प्रकाशिक केंद्र, है ना। और हम यहाँ वस्तु जो है 2F1 और F1 के बीच में ले लेते हैं, यानी अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं भी आप जो है प्रतिबिंब ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं 2 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब क्या वस्तु ले लेता हूँ, 2 सेंटीमीटर की वस्तु ले लेता हूँ। अब इस वस्तु से हम प्रकाश की कितनी किरणें गुजारेंगे, 2 किरणें। पहली किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर हम इस अवतल दर्पण पर अवतल लेंस पर आपतित करेंगे। ये हमारा हो गया अवतल लेंस पर प्रकाश किरण का आपतन। अब इसका क्या होगा, अपवर्तन। तो अपवर्तन के बाद में ये कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत होगी, फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ पर जब आप प्रकाश किरणों का अपवर्तन करोगे, है ना, तो आपको स्केल बड़ी सावधानी से फोकस बिंदु पर भी रखनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ऊपर की ओर प्रकाश का अपवर्तन, है ना। लेकिन नीचे की ओर हमें ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश की किरण कहाँ से गुजर रही है, फोकस बिंदु से गुजर रही है, ठीक है। दूसरा इसका क्या नियम है, प्रकाश की किरण जो होती है वो प्रकाश केंद्र से बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो अब हम एक किरण और गुजारेंगे जो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। ये हो गई हमारी दूसरी प्रकाश की किरण। और ये दोनों किरणें कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो जहाँ प्रतिच्छेद कर रही है वहाँ पर हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और ये सीधा बनेगा, इसको थोड़ा करेक्शन कर देना, प्रतिबिंब सीधा बनेगा क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पर क्या केस बना, सबसे पहले तो हमारा जो प्रतिबिंब है उसका आकार कैसा है, छोटा है। उसका आकार कैसा है, छोटा है, प्रतिबिंब का आकार छोटा है। दूसरी चीज़ ये कहाँ बन रहा है, तो ये F1 व O के बीच बन रहा है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, इसकी प्रकृति कैसी होगी, आभासी, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। तो ये हमें इसमें नोट रखना है, ठीक है। और प्रतिबिंब यहाँ सीधा बनेगा, इसको सीधा एरो बना देना। अब हम आगे पढ़ेंगे लेंस के सूत्र के बारे में। तो इसमें देखो जो हमने दर्पण सूत्र पढ़ा था उसके समान ही है, बस थोड़ा सा अंतर क्या है, लेंस सूत्र में यहाँ पर माइनस है और दर्पण सूत्र में यहाँ पर क्या है, प्लस है। बाकी फॉर्मूला आपका क्या है, पूरा सेम है, प्लस माइनस का इफेक्ट है। फिर है आवर्धन, तो आवर्धन का सूत्र भी सेम है जो हमने दर्पण में पढ़ा था, m बराबर h डैश अपॉन h। h डैश हमारा क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h क्या है, बिंब की ऊंचाई यानी कि वस्तु की ऊंचाई। फिर इसमें एक हमें पढ़ना है लेंस की समता। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। अब इसको समझना, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ उत्तल लेंस लिया, ठीक है, और ये हमारी क्या हो गई, मुख्य अक्ष होगी। अब प्रकाश की किरण क्या होगी, प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित होगी, ठीक है। और आपतन के बाद क्या होगा, ये यहाँ से अपवर्तित होकर यूँ मुड़ जाएगी और कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। तो यहाँ पर जो ये मुड़ने की यहाँ पर मात्रा है, मुड़ने की क्या है, मात्रा है। अब क्योंकि ये उत्तल लेंस है तो यहाँ पर यहाँ क्या हो रहा है, अभिसरण हो रहा है। अभिसरण मतलब ये किरणें फोकस बिंदु की ओर आ रही है। आप जितनी भी किरणें लोगे सब कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, है ना। तो इसका क्या हो रहा है, अभिसरण हो रहा है। तो इस अभिसरण की जो मात्रा होगी वो इस प्रकाश लेंस का क्या हो जाएगा, क्षमता का सूत्र, मतलब क्षमता हो जाएगी। लेंस की क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी। इसी जगह अगर मान लो आपका ये लेंस है, अवतल लेंस है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश किरणें आपतित होगी और फैल जाएगी, है ना, दूर दूर चली जाएगी, ठीक है। तो इसको हम अपसरण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपसरण। तो यहाँ पर ये प्रकाश की किरण जो मुड़ रही है ना, उसकी मात्रा उस लेंस की क्या कहलाएगी, क्षमता कहलाएगी, है ना। वापस एक बार परिभाषा देख लेते हैं। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे हम P से व्यक्त करते हैं और इसका सूत्र है P बराबर 1/f। और ये f क्या है, ये हमारी फोकस दूरी है, ठीक है। अब इसके बारे में जो चीज़ें हमें याद रखनी है वो क्या पॉइंट है, देखो, पहला पॉइंट है लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर है। क्या है, डायोप्टर। इसे D से दर्शाते हैं। ये इसका क्या है, SI मात्रक है। जैसे हम बोलते हैं ना 5 मीटर 10 मीटर,
तो 10 के पीछे हम जो मीटर लगाते हैं वो ऐसा ही मात्रक है। इसी प्रकार लेंस की क्षमता के लिए जो मात्रक है वो क्या है, डायोप्टर है। फिर इसमें अगला पॉइंट है, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। यहाँ पर एक डायोप्टर को परिभाषित किया है। अब एक डायोप्टर का मतलब क्या हो गया, देखो इस लेंस की क्षमता का सूत्र क्या है, P बराबर 1/f। अब यहाँ से जो भी उत्तर आएगा उसे हम D से व्यक्त करेंगे, उसका मात्रक क्या होगा, D होगा। उसका मात्रक क्या होगा, D होगा, डायोप्टर होगा। जैसे मान लो यहाँ पर फोकस दूरी मेरी 1 मीटर है, फोकस दूरी कितनी है, 1 मीटर है, तो P बराबर 1/1 मीटर। अब 1 और 1/1 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है, लेकिन ये मीटर हमारा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ मीटर पर घात कैसी है, प्लस की 1 है, तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मीटर की घात -1, और ये हमारा क्या हो गया, D का मान हो गया। यानी एक डायोप्टर किसके बराबर है, 1 प्रति मीटर के बराबर है। ठीक है, 1 प्रति मीटर के बराबर है, ये हमारा आंसर हो गया। फिर है उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि उत्तल लेंस में हमारी जो फोकस बिंदु हम लेते हैं, है ना, वो किधर लेते हैं, इस प्रकाशीय केंद्र O के दाईं ओर लेते हैं, और यहाँ पर सारी धनात्मक संख्याएं होती हैं, है ना। तो यहाँ पर फोकस दूरी भी हमारी कैसी होगी, प्लस की होगी। जबकि इसमें हमारा फोकस बिंदु पीछे की ओर होता है, यहाँ होता है, और यहाँ पर फोकस दूरी कैसी होती है, माइनस की होती है। इसलिए उत्तल लेंस में जो हमारा लेंस की क्षमता है वो धनात्मक होती है, और अवतल लेंस में क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। अब ये चैप्टर हमारा हुआ समाप्त। अब हम लेंगे इसके आंकिक प्रश्न। तो चलो अब हम जो बुक का आपका उदाहरण 10.3 है उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी हमें यहाँ अवतल लेंस दिया है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, यानी कि हमें बिंब की लेंस से दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि U ज्ञात करना है। ठीक है, इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, यानी प्रतिबिंब की दूरी हमें दी हुई है, यानी कि हमें V दिया हुआ है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, यानी हमें M भी ज्ञात करना है। ठीक है, अब प्रश्न समझो, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि हमारे पास एक अवतल लेंस है। ठीक है, तो अवतल लेंस का ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अब यहाँ पर इसकी जो फोकस दूरी है, अवतल लेंस में फोकस दूरी किधर लेते हैं हम, इस साइड में हमारा फोकस बिंदु होता है, तो ये हमारी क्या हो गई, फोकस दूरी हो गई, यानी ये माइनस की होगी, क्योंकि इधर हमारा जो चिन्ह परिपाटी है वो इधर सारे चिन्ह माइनस के होते हैं और इधर सारे प्लस के होते हैं। ठीक है, तो ये F हमारा माइनस का है। बिंब को लेंस से कितना दूर रखा जाए, यानी कि U, हम जो वस्तु को कितना दूर रखें, यहाँ पर U हमें ज्ञात करना है कि जो हमारा प्रतिबिंब की दूरी है वो कितनी आ जाए, 10 सेंटीमीटर आ जाए। यानी प्रतिबिंब कितना दूर बन रहा है यहाँ O से, यहाँ पर जो हमारा V है वो 10 सेंटीमीटर दूर बन रहा है, ये हमें दिया हुआ है। तो V भी हमें माइनस का लेना है, और U जो हमारा उत्तर निकल के आएगा वो भी हमारा माइनस का आना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिल रही है, इस प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर मिल रही है, और यहाँ पर सारे चिन्ह कैसे होते हैं, माइनस के होते हैं, है ना। तो जो जो चीज़ हमें दी हुई है पहले हम वो लिख देते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें प्रश्न में दिया क्या है, हमें दिया है एक तो F हमें दिया हुआ है। ठीक है, फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो ये हमें माइनस की लेनी है। क्यों लेनी है, क्योंकि ये प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर है। और हमें क्या दिया, तो देखो और हमें यहाँ पर V दिया हुआ है ना, प्रतिबिंब की दर्पण से जो लेंस से जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है ना। तो ये भी कैसी होगी, माइनस की। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें U ज्ञात करना है। ठीक है, कि हम वस्तु को कितना दूर रखें वो हमें ज्ञात करना है। इसके अतिरिक्त हमें M यानी कि आवर्धन भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाएंगे, लेंस सूत्र लगाएंगे। और लेंस सूत्र हम जानते हैं कि 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u के। सूत्र को मैंने उल्टा लिखा है। अब जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। f का मान -15 है, तो 1/f की जगह आएगा -15 बराबर 1/v, v की जगह आएगा -10 माइनस 1/u। u हमें ज्ञात करना है तो u का u रहेगा। अब देखो ये जो
1/u है वो कैसा है, माइनस का। तो ये जब माइनस का है तो इस पूरी टर्म को, इस पूरे पद को हम बराबर के इधर लेके आएंगे, और ये जो 1/-15 है इसको उधर ले जाएंगे। तो ये भी माइनस का है तो उधर जाके प्लस होगा, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का होगा। तो माइनस का 1/u बराबर के इधर आया, और ये हो गया 1/u प्लस का बराबर 1/-10 अपनी जगह पर है, कहीं नहीं जा रहा है तो माइनस ही है। ये इधर आ रहा है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी ये हो गया प्लस का 1/15। अब ये बट्टे वाली संख्या है तो इसका हम लसअप लेंगे, तो ये हो गया 1/u बराबर लसअप कितना आएगा, इन दोनों में बड़ा कौन है, 15। 15 का पहाड़ा बोलो, 15 एकम 15, 15 दूना 30। अब देखो 30 10 के पहाड़े में भी आता है, इसलिए इसका एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। अब 10 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 30 आएगा, 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 त्रिया 30, 3 बार बोलेंगे। तो जितनी बार बोला है इसका इसके ऊपर वाले से गुणा, 1 से गुणा, तो 3 एकम 3। लेकिन ये कैसा आएगा, माइनस का, क्योंकि नीचे ये संख्या माइनस की है। फिर यहाँ प्लस आ रहा है, प्लस लिख देते हैं, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 2 बार बोला तो 2 का 1 से गुणा 2। अब -3 और +2, एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, तो घटेगा और उत्तर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो ये हो गया 1/u बराबर माइनस का 1/30। अब हम क्या करेंगे, 1/u को u/1 करेंगे, यानी u ऊपर आएगा 1 नीचे आएगा, तो 1 नीचे रहता है तो उसको हम लिखते नहीं है, तो ये हमारा हो गया u। अब ये संख्या माइनस की है तो उत्तर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 30/1, इसको उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, है ना। तो ये 30/1 होगा, तो ये हो गया, ऊपर आ गया हमारा 30, यानी u हमारा मिल चुका है -30, और क्या है, सेंटीमीटर है। ये भी आपको लिखना जरूरी है। यानी हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। ये आपको लाइन नीचे लिखनी है, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे m का मान। तो देखो m का एक फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है h'/h, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई तो हमें कहीं दी हुई नहीं है। तो हमने दर्पण सूत्र में, जब हमने दर्पण सूत्र पढ़ा था उसमें आवर्धन का सूत्र क्या पढ़ा था, m बराबर h'/h बराबर v/u, है ना। उसमें माइनस था और इसमें माइनस का निशान हमें नहीं लगाना है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास v और u के मान प्रश्न में है तो हम m का मान v और u से निकालेंगे, यानी अब हमें लेना है m बराबर v/u। तो अब देखो v का मान भी हमारे पास है और u का मान हमने निकाल दिया। v का मान हमारे पास कितना है भाई, -10 है, तो ये हो गया -10 बट्टा u का मान कितना है, -30, तो नीचे आ जाएगा -30, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस बट्टा माइनस प्लस होता है, तो ये कैंसिल कर दिया। m बराबर 1 0 से 1 0 भी कट गया, m हमारा कितना आ गया, 1/3 आ गया, ठीक है। अगर मैं 3 का भाग दूंगा 1 में तो मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा m बराबर 0.33, यानी दोनों ही आंसर हमारे क्या है, राइट है। चाहे आप 1/3 लिखो, चाहे आप 0.33 लिखो, है ना। वैसे तो यहाँ 3 का बार होगा क्योंकि यहाँ लगातार 3 आता जाएगा, है ना। तो क्योंकि पॉइंट के बाद हमें 2 अंकों तक उत्तर चाहिए तो 0.33 हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। तो उदाहरण 10.4 है, कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब, यानी कि हमें यहाँ वस्तु की ऊंचाई दी हुई है ना। 2.0 सेंटीमीटर लंबे का मतलब हो गया कि हमें वस्तु की ऊंचाई दी हुई है। जैसे ये मुख्य अक्ष है तो यहाँ वस्तु की ऊंचाई जो है हमें कितनी दी है, 2.0 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा है। यानी हमें यहाँ पर क्या, कौन सा लेंस दिया है, उत्तल लेंस, जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ पर हमारा क्या है, एक उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस में हमें पता है कि जो फोकस बिंदु होता है वो उत्तल लेंस के इस साइड में होता है, और यहाँ फोकस दूरी हमें कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर दी है। तो अगर ये यहाँ पर हमारा प्रकाशिक केंद्र है और फोकस दूरी इधर दी हुई है तो ये कैसी होगी भाई, धनात्मक होगी, यानी f हमारा कैसा हो गया, प्लस का 10 सेंटीमीटर हो गया, है ना। और बिंब क्या है, बिंब यहाँ पर हमारा सीधा होता है, सीधा होता है तो चिन्ह परिपाटी में हमने पढ़ा है कि ये इधर वाली संख्या माइनस की, इधर वाली संख्या प्लस की,
और ऊपर हमारी प्लस की है और नीचे वाली संख्या हमारी माइनस की है। तो यहाँ पर जो ये सीधा है, वस्तु कैसी है, सीधी है। तो जो एच हमें दिया है, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की जो ऊंचाई दी है वो दी है 2 सेंटीमीटर, और कैसी, प्लस की, क्योंकि यहाँ वस्तु कैसी है, सीधी है। तो ये चीज़ें हमें दी हुई है। और क्या दिया, देखो बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर जो ये वस्तु है, बिंब है, वो लेंस से कितनी दूरी पर है भाई, 15 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो ये जो दूरी है वो कैसी होती है, माइनस की, यानी यू हमें दिया हुआ है माइनस का। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि अगर यहाँ पर हमारा फोकस बिंदु होगा, ठीक है, फोकस 2 बिंदु होते हैं, तो यहाँ फोकस बिंदु से ये थोड़ी दूर पर हमारी क्या पड़ी है, वस्तु पड़ी है। तो यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरण आपतित होगी लेंस पर, और अपवर्तन के बाद इस फोकस बिंदु से गुजरेगी, ठीक है। तो दूसरी प्रकाश की किरण O से गुजरेगी और यहाँ पर कहीं ना कहीं कटेगी। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और क्योंकि यहाँ पर ये दोनों किरणें मिल रही है तो उल्टा बनता है, तो प्रकृति क्या होती है कि ये जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है। वास्तविक होता है तभी तो क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये इसकी प्रकृति हो गई, ठीक है। तो प्रकृति क्या होगी कि वास्तविक होगा प्रतिबिंब, स्थिति क्या होगी, वो उल्टा बनेगा, है ना। और साइज क्या होगी, तो यहाँ पर इसकी जो साइज है वो हम निकाल देंगे, है ना। यानी साइज का मान हम निकाल सकते हैं, एच डैश का मान हमें निकालना है। साइज मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो इतना कुछ हमें ध्यान चल गया है। तो जो चीज़ें हमें दी हुई है पहले हम वो लिख देते हैं। तो देखो हमें क्या दिया है सबसे पहले प्रश्न के अंदर, तो हमें यहाँ दिया है h, यानी बिंब की ऊंचाई हमें कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर दी है, h हमें दिया हुआ है। फिर ये क्या है, 10 सेंटीमीटर, ये फोकस दूरी है, और ये भी कैसी है, प्लस की है, क्योंकि यहाँ पर लेंस हमारा उत्तल लेंस है। तो ये हो गया प्लस का 10 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर बिंब की लेंस से दूरी यानी कि u हमें दिया हुआ है, और u हमारा कैसा होगा भाई, u हमारा यहाँ पर कैसा होगा, माइनस का होगा। ये मैं समझा चुका हूँ, है ना। ये प्रकृति, स्थिति और साइज भी इसकी ज्ञात कर दी है ना, और इसका आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो पहले हम साइज की बात करें तो हमें इसमें h डैश भी ज्ञात करना है, और इसमें हमें m का मान भी ज्ञात करना है। इतनी सारी चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ लेंस सूत्र लगाएंगे, है ना। क्या लगाएंगे, लेंस सूत्र लगाएंगे, और लेंस सूत्र की सहायता से v का मान ज्ञात करेंगे। v का मान ज्ञात करेंगे तभी हम इसकी साइज भी ज्ञात कर सकते हैं। तो लेंस सूत्र की सहायता से हम जानते हैं कि 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u के। अब जिसका मान दिया है वो लगा दो, f का मान +10 है, तो ये हो गया 1/10 बराबर 1/v हमें दिया हुआ है क्या, नहीं, तो 1/v हम ज्ञात करेंगे माइनस 1/u। अब u हमारा कैसा है, यहाँ पर देखो माइनस का है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 15, कोष्टक में डालना है। अब यहाँ पर देखो माइनस यहाँ भी है और यहाँ भी है, इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं, मतलब इंटू का निशान है, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इन दोनों निशान को हटाकर यहाँ हम प्लस का निशान लगाएंगे। तो ये हो गया 1/10 बराबर 1/v, और यहाँ पर ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 1/15। अब हमें v ज्ञात करना है, तो हम एक काम ज्ञात करेंगे, ये 1/15 जो है इसको उधर भेजेंगे, तो ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1/10 ये पहले से अपनी जगह पर है, ये उधर गया तो ये हो गया माइनस का 1/15, और इधर हमारा क्या है, 1/v है। अब ये बट्टे वाली संख्या है तो इसका हम लसअप लेंगे, तो वही आएगा 15 एकम 15, 15 दूना 30। तो यहाँ 10 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 30 आएगा 3 बार। तो 3 का 1 से गुणा किया 3, फिर माइनस 15 एकम 15, 15 दूना 30, 2 बार बोला, तो 2 का 1 से गुणा 2 बराबर है 1/v। अब 3 में से 2 गया, बचेगा 1, प्लस का बड़ा है तो उत्तर प्लस में आएगा, तो ये हो गया 1/30। कितना हो गया, 1/30 बराबर 1/v, ठीक है। अब इस 1/v को उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा करेंगे, तो हमें क्या मिलने वाला है भाई, तो जब इनको उल्टा करेंगे तो v/1 का मतलब v, और 30/1 का मतलब 30। तो यहाँ पर हमें जो लेंस की प्रतिबिंब से दूरी मिलेगी वो 30 सेंटीमीटर मिलेगी। तो ये एक चीज़ हमारी आ गई, v हमारा मान आ गया। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें h डैश ज्ञात करना है,
ठीक है। तो यहाँ पर प्रकृति तो इसकी क्या हो गई, प्रकृति इसकी हो गई वास्तविक, ठीक है। और इसकी स्थिति क्या होगी, तो लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ठीक है, दूर प्रतिबिंब बनेगा। ये दो चीजें होगी। अब इसकी साइज ज्ञात करनी है, यानी इसकी ऊंचाई कितनी होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखो हमने एक सूत्र पढ़ा था, सूत्र क्या पढ़ा था कि m बराबर h डैश बटा h बराबर v बटा m। तो पहले तो हम इसका सहारा लेंगे, ठीक है, इन दोनों का सहारा लेंगे और h ज्ञात करेंगे, ठीक है, सॉरी h डैश ज्ञात करेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें ज्ञात करेंगे। बिंब की ऊंचाई तो हमें दी हुई है ना। तो यहाँ पर सीधा मैं सूत्र लगा देता हूँ कि h डैश बटा h बराबर क्या होता है, v बटा m होता है। अब जो जो मान दिए हुए हम वो लगा देते हैं। देखो हमें h का मान दिया हुआ है, हमें h डैश ज्ञात करना है, तो h डैश का h डैश और h की जगह आ जाएगा 2 बराबर v हमने ज्ञात कर लिया, v कितना है प्लस का 30, तो ये आ गया प्लस का 30 बट्टा ये यहाँ पर u है, क्या है u, और u हमारा कितना है -15, तो यहाँ आ गया -15, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 15 एकम 15 और 15 दूना कितना होता है 30 होता है, लेकिन नीचे हमारा माइनस है, तो यहाँ 2/1 जो है वो माइनस का आएगा। कैसा आएगा, माइनस का। 2/1 का मतलब होता है 2, यानी 2 हमारा कैसा आ गया, माइनस का। अब हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया h डैश बट्टा 2 बराबर -2, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 2 भाग में है, तो इधर बराबर के इधर किस में जाएगा, गुणे में। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, अब हमें मिल जाएगा h डैश बराबर ये 2 उधर जाएगा -2 के साथ, तो -2 इंटू 2 हो जाएगा। तो h डैश बराबर 2 गुना 2 कितना हो गया 4, यानी कि -4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। -4 सेंटीमीटर, यानी कि बिंब की साइज हमारी 2 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की साइज जो है वो -4 सेंटीमीटर है। यानी हम कहेंगे कि बिंब से बड़ा होगा प्रतिबिंब, ठीक है। ये प्रतिबिंब की क्या हो गई, साइज हो गई, कितनी है -4 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब ये उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अब देखो हमें आवर्धन ज्ञात करना है, तो आवर्धन भी हम ज्ञात कर सकते हैं। m बराबर क्या होता है, h डैश बट्टा h होता है ना। तो m बराबर h डैश का मान कितना आया -4 और h का मान कितना है यहाँ पर 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2/1 का मतलब क्या होता है 2, यानी m बराबर हमें कितना मिल गया, 2 मिल गया। यानी कि बिंब और प्रतिबिंब की जो आवर्धन है वो कितना है, 2 गुना है। कितना है, 2 गुना है, यहाँ माइनस कर दो। तो इस प्रकार से आपके ये दोनों प्रश्न हो गए। और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।